Hello everyone, myself Richa, welcome to our channel. हम recent judgments पे एक्चुअली बात कर रहे थे। पूरा ही जो हमने सीरीज बनाया था, एक पूरा ही जो वीडियोस रहे हैं वो हमारी recent जजमेंट पे रहे हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं और सभी क्लैट के स्टूडेंट्स हो या किसी भी तरीके के लॉ के एंट्रेंस एग्जाम हो या जुडिशरी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं ये जजमेंट्स। आज उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी सीरीज में हम एक लैंडमार्क जजमेंट के साथ आए हैं, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और जो थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड बताएं तो देखिए, ये बात करता है पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड या चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जो एक्ट हमारा 2012 का है, उसके बारे में, मतलब उसके वजह से उसके अंदर जो भी है वो डिसीजन आया गया है। अगर हम इन नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये जजमेंट को आई ओपनर जजमेंट भी कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक आध दो कोर्ट भी ऐसे किए हैं इस जजमेंट को लिखते वक्त, जो क्योंकि देखिए आप लोग बड़े जब आप इस एक्ट का बात करते हैं पॉक्सो की, तो सबके दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल ऑफेंस से डील करता है माइनर्स के साथ। सबको ये चीज पता है कि माइनर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल ऑफेंस जो है उस सब के जो पनिशमेंट है, उस सब ऑफेंस को ट्राई कैसे किया जाएगा, वो सब बात करता है। एक तो हमारा ये है, दूसरा हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी है जो डील करता है जुवेनाइल से 2015 का। अब ये पूरा केस किस बारे में है, ये पूरा केस क्या बोलता है, तो देखिए केस का जो नाम है वो है इन रे राइट टू प्रिवेसी ऑफ एडोलेसेंस, सुप्रीम कोर्ट 2025। अब अगर बेंच की बात करें तो देखिए इसमें बेंच थी 2 जजेस की, जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस उज्जवल भुयन। अभय एस ओका की जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये जजमेंट आया है उस जजमेंट के अगले दिन ही, क्योंकि अभी रिसेंटली ये रिटायर हुए हैं, तो जजमेंट के अगले दिन ही वो रिटायर हो गए हैं। तो मतलब उनके कॉन्टेक्स्ट में भी इस जजमेंट को एक बड़ा इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क माना जा रहा है, क्योंकि आज तक आप लोग सुनते आए होंगे कि किसी ने अगर जो भी ऐसे किसी भी चीज का अक्यूज होता है उसको सजा सुनाई जाती है। बट फॉर अ चेंज इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ है कि इंसान को कन्विक्ट नहीं, अक्विट किया गया है। आइए बताते हैं आपको सब मैटर क्या है इसमें। देखिए इसमें बेसिकली एक लड़की थी, लड़की जो है वो माइनर थी, लगभग 13 साल की थी, और एक लड़का था। दोनों के ही बीच में लमसम 12 से 13 साल का एज गैप था। एज गैप काफी लंबा था। थोड़ा सा समराइज करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं लेटर ऑन। शादी करने के बाद में जो द पेरेंट ऑफ द गर्ल बेसिकली, क्योंकि बच्ची को मिली नहीं 2-3 दिन तक, तो FIR दायर होती है इस बात पे लेकर के कि बच्ची नहीं मिली है, और जो सिनेरियो हुआ है वो किडनैप और रेप दोनों के जो एक्यूजेशंस हैं वो लगाए जाते हैं कि बच्ची को किडनैप करके लेके गया है और उसका रेप हुआ है। इसी दोनों कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए जो माँ है हमारे विक्टिम की, यानी लड़की की, वो अप्रोच करती है। जो अगर लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट तक की हम बात करें तो हाई कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया था, देखिए इसमें वो डिसीजन बड़ा ही वेग रहा है कि उसने भी अक्यूज को ही गलत ठहराया है। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद जो डिसीजन आया, उसके बाद जो मैटर सुना गया है, जिन जिन कॉन्टेक्स्ट पे सुना गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला चीज तो ये कि जो हम बात कर रहे हैं बच्ची की, तो देखिए पॉइंट ये कंसिडर किया गया कि जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं बच्ची, आप ये मानिए, शायद बड़ा ही शॉकिंग होगा ये सुना कि एक विक्टिम आकर के ये कह रही है कि भाई हम न्याय से ज्यादा, मतलब जिस तरीके से जो आप बोल सकते हैं कि जस्टिस मिलता है, उससे ज्यादा हम जस्टिस मिलने की प्रोसेस से परेशान हैं। क्योंकि सबको पता है कि वकील से मिलना, कोर्ट अप्रोच करना, कोर्टों में हियरिंग करना, अपील्स डालना एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है। और अगर देखा जाए तो देखिए ये सब कुछ जो है वो दरअसल कहीं ना कहीं उस बच्ची की कंसेंट से हुआ। अब हम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि हम अभी कह रहे हैं कि बच्ची माइनर थी। अब माइनर होने के बाद एक पॉइंट ये है कि बच्ची माइनर है तो इसका मतलब कि उसका कंसेंट जो है वो वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयरनी ये है कि इस चीज को भी देखकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जो अक्यूज्ड है उसको अक्विट किया, उसको बरी क्यों किया। तो देखिए दो चीज क्या, सबसे पहला ये कि जो विक्टिम थी वो खुद ही ये चाहती थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको बरी करे। ऐसा क्यों चाहती थी? ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मदर ने सब केसेस वगैरह, एलिगेशंस वगैरह लगाए। एलिगेशंस लगने के बाद बच्ची को वापस माँ के पास ले जाया गया और उसका जो स्कूल है उसमें एडमिशन भी करवाया गया। पॉइंट ये है कि ना सोसाइटी उसको नॉर्मल ट्रीट कर रही है, ना उसके फैमिली वाले उसको नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं, और ना ही वो जिस स्कूल में जा रही है वो स्कूल उसको ट्रीट कर रहा है। ये सब कुछ केस जब तक चल रहा था ना, ये सब कुछ केस चलने के ही ड्यूरेशन में शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, अ बेबी गर्ल।
तो ये एक अलग सिनेरियो एंटर कर गया इस पूरे केस में कि मतलब वो एक बच्ची की माँ भी बन जाती है एट द एज ऑफ 14। अब जब आप सजा सुनाइएगा तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि हम बोलते हैं कि सब कुछ जो है वो एविडेंस के बेस पे होता है, सब कुछ जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबूत मांगती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के साथ साथ कहीं ना कहीं इमोशनल क्वेश्चन को भी ध्यान रखा है और उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पूरे जजमेंट को सुनाया गया है। देखिए किया क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिनमें कौन कौन था, तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक सोशल साइंटिस्ट और एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर था। काम क्या था इन तीनों का, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई इन तीनों से ही रिलेटेड, जिसमें बेसिकली इन तीनों ही जो मेंबर्स रहे इस कमेटी का काम ये था कि एक प्रोविजनल एक फाइनल दोनों रिपोर्ट को सबमिट करना था सुप्रीम कोर्ट को, और जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने वाले थे। जो प्रोविजनल सबमिट की गई उसके बाद फिर कुछ इफ एंड बट आए, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से गर्ल यानी जैसे हम विक्टिम की बात करें, विक्टिम ने ही ये डिमांड किया था कि देखिए अगर आप मेरा घर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा स्कूल मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये समाज साथ नहीं दे रहा है, तो अगर आप उस इंसान को जो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे का पिता है और मेरा हस्बैंड है, तो अगर आप उस इंसान को भी जेल कर दीजिएगा, उस इंसान को भी। और एक बात आपको और बता दें कि जो आपका हाई कोर्ट है वो ऑलरेडी अक्यूज को 20 साल की सजा फाइन के साथ सुना चुका था, यानी सजा उसको मिल चुकी थी। और इस पूरे चीज को बेल में रिलीज करने के लिए, मतलब अपने हस्बैंड को या अपने बच्चे के पिता को बेल में रिलीज करवाने के लिए लगभग 1,35,000 रुपए जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसने लिया था लोन में, और इतना पैसा वो ऑलरेडी वकीलों को दे चुकी थी कि बच्ची के पिता को बेल पे रिलीज करवाया जा सके। पॉइंट ये है कि लड़की ऑलरेडी बहुत सफर कर रही थी, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि ऑलरेडी देखिए जो हुआ है, इस बात को तो अब डिनाई नहीं किया जा सकता है कि गलत हुआ है। बिल्कुल एक माइनर है, माइनर को लेके गया है, कंसेंट नहीं था, तो लड़की के साथ गलत तो हुआ है, लड़की विक्टिम है, और जो गलत किया है वो उसका हस्बैंड ही था कहीं ना कहीं, क्योंकि अब शादी हो चुकी थी और अब बच्चे का पिता भी था, तो कहीं ना कहीं वो हस्बैंड ही था। पॉइंट ये रखा गया कि अगर ऐसा हुआ भी है और ऐसा ये सब चीजें भी हुई हैं, तो भी हम एक चीज को नहीं छोड़ सकते, इस एक चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो ये चीज है कि इन सब सिनेरियो के बाद भी लड़की कहीं ना कहीं चीजों से परेशान है, और लड़की को अगर आप लड़के के उसके हस्बैंड को आप सजा दे दीजिएगा तो ये उसके साथ और इनजस्टिस होगा। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, इसी चीज को इन ऑर्डर टू गिव जस्टिस, बेसिकली उसके हस्बैंड को और उसके डॉटर के फादर को रिलीज अक्विट करने का जो है वो ऑर्डर सुनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिलीज था, जो अक्विटल था, वो उस लड़की के फेवर में था, और वो जो लड़की है, यानी वो जो हम विक्टिम की बात कर रहे हैं, वो विक्टिम ही इस चीज की डिमांड कर रही थी। तो फॉर इन दी हिस्ट्री ऑफ फॉर दैट मैटर लैंडमार्क जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट का शायद ही कभी ऐसा रुख या ऐसा जजमेंट देखा गया है जो इस केस में आया है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस के बाद कुछ गाइडलाइंस भी रखी थी, स्टेट गवर्नमेंट से गाइडलाइंस ये बोली थी कि देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बच्ची और माँ, क्योंकि माँ जो थी अभी 14 से 15 साल की थी, तो लगभग जो उस टाइम पे बात की जा रही थी तो कक्षा 10वीं में उसका एडमिशन वगैरह करवाना था या एडमिशन के लायक थी वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना तो सिर्फ उसके हस्बैंड को अक्विट किया, उसको बरी किया, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट से भी ये सारी पॉइंट्स बोले कि देखिए आप जो है वो 2 चीज, सबसे पहला तो ये कि माँ को आगे पढ़ाया जाए, उसका जो खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो देगी। इसके साथ ही जो बच्ची है, बच्ची को आंगनबाड़ी लेके जाने के लिए या बच्ची के वेलबींग के लिए, उसके भरण पोषण के लिए जो भी खर्चा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वहन करेगी। और मैंने आपको भी बताया था कि अपने पति को बेल में रिलीज करवाने के लिए लगभग 1,35,000 रुपए उसने खर्च किया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मनी को भी रिकवरी करने की बात जो थी कि उसकी मदद करें उस लड़की की, सो दैट वो इस लोन को भी चुका पाए। तो कैसा लगा, आपका क्या राय है इस जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट की? प्लीज कमेंट सेक्शन में डू लेट अस नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।